वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के बारे में डिटेलिंग की थी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं सिंचाई अभियांत्रिकी का ये थर्ड लेक्चर है एंड इसके लास्ट वाले लेक्चर हमने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिटेल में बात किया था कि क्या कैसे होता है और कौन कौन से टॉपिक हमारे छूटे हैं उसको बात करते हैं। एंड वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग उतना टफ नहीं है और मेरे थ्रू 18 से 20 लेक्चर में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यूटी बना रही है ताकि बेसिकली हर चीज़ें आपको अच्छे से सही वे में सही चीज़ें क्लियर हो सही टाइम पे। तो चलिए समझते हैं कौन सा टॉपिक है क्या है। देखिए डियर, हमें क्या पढ़ना था, हमने कल पढ़ा था कि वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स और हमारी जो भी क्रॉप्स होती हैं इसके बारे में, सीजन क्रॉप मतलब उनको क्या कहते हैं, फसलों को उनको बांटा था उनके बेसिस पे कि कौन कौन से आधार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सॉइल वाटर ये सब समझा था। ये ग्रॉस जीसीए क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हमारी सिंचाई इंजीनियरिंग में काम आती है। तो ये सब चीज़ें सॉइल वाटर के बारे में, जो 3 प्रकार के वाटर इसको समझते हैं। लेकिन इसके पहले अब क्या करते हैं हम, देखिए कुछ जब हम आपको पढ़ा रहे थे इसके बारे में जो बताया था इसके लास्ट और लेक्चर नंबर 2 में, उसमें क्या है हमने थोड़ा ओवरव्यू किया था, मतलब थोड़ा कुछ जो हमारे वर्ड से, कुछ शब्द से कुछ और वाक्य थे जिसको हमने डिटेलिंग नहीं की थी, जैसे कि सॉइल वाटर में कुछ बातें थी। तो उसको आज हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आपको थोड़ा बता दें कि यदि आप इसके लास्ट वाले लेक्चर देखे हैं तो कोई नहीं, लेकिन हाँ इस लेक्चर को भी देख लेंगे क्योंकि उसी चीज़ को मैं दोहराने जा रहा हूँ, रिवाइज कराने जा रहा हूँ और उसको एक अच्छे वे में समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्या कैसे होता है एक बार फिर से पढ़ लेंगे और इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वाले लेक्चर में, क्योंकि उस वाले लेक्चर में जैसे खरीफ फसल क्या है कैसा है तो थोड़ा हल्के में मैं बता दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको अब मैं थोड़ा डिटेल करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स अच्छे वे में क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हर टॉपिक के बारे में आपको मिल सके। ओके, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो। और आप चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टॉपिक है, देखिए चैप्टर 2 क्या है हमारा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। लिखेंगे नहीं, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मतलब कि फसलों की जलमांग। मेरी वर्ड्स को अच्छे से सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो ये फसलों की जलमांग में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, उसको पानी की कितनी आवश्यकता है, वो फसलों के लिए अलग अलग फसलों के अलग पानी की मात्रा होती है। लेकिन ये सब चीज़ें तो कृषि इंजीनियर निर्धारित करता है कि कौन सी फसल कब बोई जाएगी। ये सब चीज़ें कृषि इंजीनियर के लिए है कि कौन फसल कितनी समय बोई जाएगी, इसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, कौन सी फसल किस मौसम में अच्छी पैदावार होती है, किस किस्म की फसल होनी चाहिए, पानी कितनी आवश्यकता होती है किस फसल के लिए। ये सब चीज़ें हो गई एक कृषि इंजीनियर के लिए। लेकिन वही सिविल इंजीनियर की बात की जाए तो सिविल इंजीनियर इसमें क्या रोल प्ले करता है कि जो पानी की मात्रा है उसको अवेलेबल कराना, मतलब कि फसल को पानी चाहिए और पानी, सिविल इंजीनियर का मेन रोल यही होता है कि वहाँ तक पानी को प्रोवाइड कराना जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड है पानी की। ओके, तो कृषि इंजीनियर तो निर्धारित करेगा ये ऐसा चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो सिविल इंजीनियर होता है उस स्थान तक, उस जहाँ हमारा क्षेत्र है, जहाँ भी सिंचाई करनी है, तो कोई भी खेत है कुछ भी है, तो वहाँ पानी की मात्रा को, पानी को पहुँचाना है। अब नहर के तरीके से, किसी भी तरीके से, विभिन्न प्रकार की नहर मतलब मेथड्स होते हैं सिंचाई के, क्या क्या कैसे होते हैं, किस प्रकार से पानी देता है, सिविल इंजीनियरिंग का एक काम हो जाता है। तो यहाँ सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन हम बता दें सिविल इंजीनियर कृषि इंजीनियर ये पहले ही लेक्चर में थोड़ा डिटेल कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक की बात करते हैं, थोड़ा बात करते हैं फसलों के प्रकार की। तो फसलें जानते हैं, फसलों के प्रकार की बात, टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात कर लेते हैं डियर। टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। फसलों के प्रकार में क्या, फसलों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे वर्ड्स सुनते जाइए बस, आप नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इन चीज़ों को देख के पढ़ सकते हैं, मेरी बातों को सुन के नोट्स बना सकते हैं। ओके, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और समझने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि फसलें क्या हैं। फसलें मेनली 2 टाइप्स में बांटी गई। क्या बांटी गई? फसलों को जो बांटा गया है, जो बेसिस है वो 2 आधार पे बांटा गया है। कितने? 2 आधार पे। कितने? 2 आधार पे बांधा गया है। कैसे कि एक बेस्ड ऑन कंजम्पशन है, एक बेस्ड ऑन कंजम्पशन है, दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन हमारा क्या है, बेस्ड ऑन देयर सीजन। मतलब कि पहला क्या है, उपभोग के आधार पे। सुनते जाइए डियर, आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप पढ़ लेंगे, मेरी बात को सुनते रहिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके पहला क्या है कि बेस्ड ऑन कंजम्पशन है, और वहीं दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बेस्ड ऑन देयर सीजन, मतलब मौसम के आधार पे। ये चीज़ें हो गई। तो इसको भी बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि क्या कैसे है।
ओके आप देख सकते हैं अच्छे से देख सकते हैं यहाँ क्या है कि फसलों की जो हम बता रहे थे वही एकदम सेम टू सेम है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको समझने के लिए, बेस्ड ऑन कंजम्पशन है। और क्योंकि वीडियो में ये जो राइटिंग है थोड़ा आपको डब दिख रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए। 720 पे 480 पे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उपभोग के आधार पर एक बांटी गई है, एक हमारा किसके आधार पर बांटी गई है, मौसम के आधार पर। तो इंग्लिश हिंदी दोनों बार समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। क्या फूड क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, एक कैश क्रॉप्स है, और इसमें खरीफ है और इसमें रबी की है। दोनों आधार पर बांटा गया है, दो दो प्रकार के आधार बांट दिए गए हैं। फूड क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जो क्या होती हैं हमारी समानता क्या होती है, खाने में प्रयुक्त होती है, जो हमारी खाने में प्रयुक्त होती है, जो खाने में लाई जाती है। जैसे कि यहाँ कोई किसान है वो फूड मतलब एक क्रॉप से बोता है, तो अपने लिए खाने पीने के लिए अनाज के लिए वो रखता है, तो ये फूड क्रॉप्स हो जाती है इसमें। जैसे कि आप अगर गाँव से हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बाकी गाँव से नहीं है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि गेहूँ, धान, जौ, बाजरा आदि जो हमारी होती हैं फूड क्रॉप्स होती हैं। समानता ये लोग क्या करते हैं, समानता ये फसलें समानता लोगों के खाने पीने में लाई जाती है प्रयोग, जैसे धान, मक्का, गेहूँ, बाजरा ये सब हो गया। वहीं कैश वाली क्या होती है, कैश क्या होती है, कैश जिससे मतलब पैसे तुरंत प्राप्त होते हैं। कैश क्रॉप तो आप देखे होंगे, ऐसी कुछ फसलें होती हैं जिसको रखा नहीं जाता घर वगैरह में, जो किसान होते हैं वो अच्छे से समझेंगे। जैसे चाय पत्ती हो गई, तंबाकू हो गया, तो ये कैश क्रॉप्स है, इसको खाने के लिए थोड़ी ना रखेंगे अपने घर पे। तो कैश क्रॉप्स हो गई ये सब, मतलब तंबाकू, चाय पत्ती, कपास से कपड़े बनते हैं, सूती कॉटन, ये हमारा गन्ना हो गया, तो ये कैश क्रॉप्स होते हैं। इसको बेच करके पैसा अर्न किया जाता है, पैसे कमाया जाता है किसान, इससे कहते हैं कैश क्रॉप्स, इससे तुरंत पैसा मिल जाता है। तो ये कैश क्रॉप्स की बात हो गई। वहीं बात कर लेते हैं हम, वहीं किसकी बात कर लेते हैं गाइस, वहीं हम बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स की। ओके, खरीफ क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं खरीफ क्रॉप्स को बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन हो गया, बेस्ड ऑन देयर सीजन के आधार पे एक खरीफ क्रॉप्स होता है, एक क्या होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप देखिए राइटिंग थोड़ा नॉर्मल है तो ये चलेगा, लेकिन मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स वे फसलें जो जिनका ड्यूरेशन क्या अप्रैल से सितंबर लिया जाता है, और इसका पीरियड कितना लिया जाता है, मतलब इसका कितने समय के लिए जाता है, 183 दिन। आप कहेंगे इन्हें मेरी बातों को पॉइंट पॉइंट नोट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इन्हें गर्म मौसम की फसलें भी कहते हैं, जैसे धान बाजरा हो गया। ये सब हमारी क्या होती हैं, खरीफ की फसलें आ जाती हैं, जिसमें कि हमारी मौसम के आधार पर जिसको बांटा गया। वहीं रबी की फसलों की बात की है, जो फसलें अक्टूबर से, देखिए आप सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे, धान बाजरा तो ये तो इसमें दिखाया गया अप्रैल से सितंबर, मतलब 6 महीना, मतलब कितने 183 दिन, ये सब दिखाया गया है। लेकिन आप डियर समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो देखिए धान वगैरह के लिए कितना 90 से 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर आसपास लगभग हो जाता है। ये तो डिपेंड करता है कि पानी कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार का आपने धान बोया है, तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं जो इसका ड्यूरेशन लिया जाता है वो नॉर्मल सी बात है, एक 6 महीने के लिए लिया जाता है ऐसा, अप्रैल से सितंबर तक। ओके सर, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, आप अभी यूपी में हैं, बिहार में कहीं भी देखिएगा, अपने एक जिले से दो जिलों में फसलों की कटाई में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसे अंतर होते होते ये जो चीज़ें होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो इसको हम मोटा 6 महीने ले लेते हैं। ये इसके आधार पे बुकों में भी बांटा गया, जो चीज़ हमें पढ़ने को मिलती है वही हम बता रहे हैं आपको कि तो ये सब चीज़ें हैं। उनका पीरियड कितना दिन लिया गया, 183। याद करने का ट्रिक समझे, ये क्या है, 182 183 इसका लिया गया है। देखिए खरीफ अगर समझे जाए तो खरीफ नाम से भी बड़ा है, वहीं रबी की बात की जाए तो ये छोटा है, तो 182 दिन इसमें लगते हैं। मेन क्या है हमारे लिए, हम आपको बताते हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें गर्म मौसम की फसलें भी कहते हैं, किसको, खरीफ वाली को, और ये धान बाजरा इससे हो गई। और इसको बता दें गर्म मौसम की फसलें भी कहते हैं, क्योंकि ये अप्रैल से सितंबर के बीच गर्मी ही तो होती है, तो गर्म फसलें भी कह सकते हैं जनरली। और इससे क्या कहते हैं, अक्टूबर से मार्च तक जो है रबी फसलें बोई जाती हैं। रबी फसलों की बात कर लेते हैं, इसका पीरियड 182 दिन होता है, मतलब इसका जो काल होता है, जितना समय होता है, इसे विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, विंटर क्रॉप्स कहते हैं, इसमें गेहूँ, चना, जौ वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी डियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फसलें क्या हैं, उनके किस आधार पर जो बांटा गया वो सब अच्छे वे में क्लियर हो गया। देखिए मेरी बातों को सुनते रहिए, और नोट्स प्रोवाइड की जाएगी आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके चैनल बहुत काम आएगा। और वहीं इसको एक आधार पर और बांट दिया गया है कि दीर्घकालीन फसलें, ऐसा कि आधार नहीं है कोई, लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि कुछ फसलें होती हैं जिसे बोने और काटने वगैरह में बहुत समय लगता है। तो गन्ना, कपास 8 से 12 मन जनरली लगते हैं, और भी अरहर की दाल वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। तो यदि आप किसान हैं या तो गांव से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी नॉलेजेबल रह गए, लेकिन आपको कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ लिखा है, अब इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो क्वालिटी प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिए, कि वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, ये आप बढ़ा करके अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी बातों को भी ध्यान से सुनकर आप नोट्स बना सकते हैं। डियर क्रॉप्स के यहाँ जैसा कि मैं पढ़ाया था आपको आगे, यही सब लिखा है। क्रॉप्स में क्या होते हैं, फसलें भारत में निम्नलिखित आधार पर वर्गित किए गए, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एवं बेस्ड ऑन
देयर सीजन। ओके, एंड बेस्ड ऑन कंजम्पशन की बात की जाए तो बेस्ड ऑन कंजम्पशन आधार पे खाद्य फसलें, नकदी फसलें, इनकी प्रॉपर वे में डिफिनीशन, साफ सुथरे वे में डिफिनीशन लिखी गई है। आप पढ़ लेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ कैश क्रॉप्स आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ खरीफ क्रॉप्स है, उसके एग्जाम्पल वगैरह सब दिए हैं। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, पहले से पढ़े हैं, परिचित हैं। बट ये हमारा अगला जो टॉपिक हुआ है सॉइल मॉइस्चर। क्या है? सॉइल मॉइस्चर है, इसको अगला टॉपिक समझेंगे। सॉइल मॉइस्चर को समझते हैं, मतलब कि सॉइल मॉइस्चर MOISTURE, इस पर वरना ध्यान दीजिए, राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन हाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, मृदा जल क्या होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है हमारा गुरुत्व जल होता है, एक क्या होता है गुरुत्व जल होता है, एक होता है हमारा कैपिलरी मतलब केसकी जल, इंग्लिश वाले हिंदी में दोनों ध्यान दें। एक होता है आर्द्रता ग्राही जल, मतलब पहला क्या होता है ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है। वहीं दूसरा क्या होता है हमारा कैपिलरी वाटर होता है। नोट्स में सब अच्छे से लिखा है, इसमें मैं लिखने का प्रयास नहीं किया क्योंकि टाइम जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये सब हो गया 3 प्रकार के वाटर होते हैं। मृदा जल, देखिए सॉइल क्या आता है, सॉइल मिट्टी में जब पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं, 3 प्रकार से उनको अच्छे से समझते हैं और क्या कैसे किसका रोल रहता है, फसलों की कौन सा जल उपयोगी है, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर, यहाँ देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए इधर आप समझ सकते हैं, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे वे में समझ में आएगा। थोड़े वेट कीजिए, देखिए ये है, ये मान लीजिए सॉइल मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट है मृदा में, मिट्टी में। ओके, जिसमें हम पानी दिए, जिसका खेत है वहाँ पानी दिए, और ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या टाइम है। ओके, तो मान लीजिए कि मिट्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो मिट्टी मृदा है जिसमें पानी है, और ये देखिए ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये लो बेल्टा, अभी तो सब समझ में आएगा, बस वीडियो में कंटिन्यू बनेगी, क्योंकि आप जब वो कॉन्सनट्रेट रहते हैं तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसे ऐसे भागने से कोई काम चलने वाला नहीं। तो ये बेसिकली आपका हो गया, इसमें क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ तक हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, अभी नोट्स में सब अच्छे से लिखा है। ये क्या है हमारा केसकी जल है, इसे क्या बोलते हैं कैपिलरी वाटर बोलते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कैपिलरी वाटर हो गया, और यहाँ तो हो गया, यहाँ हो गया हमारा क्या हो गया ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चलेंगे, बस टेंशन ना लीजिएगा बस। ओके, तो देखिए यहाँ तक मान लीजिए जो जल भरा है, इसमें जो जल रहता है, ये अभी इसमें सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको ग्राफ दिखा देता हूँ अच्छे वे में। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है सॉइल मॉइस्चर है, मतलब मृदा जल है, और इसमें क्या कितने प्रकार के हैं आप देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर है, ये क्या है, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। देखिए सॉइल मॉइस्चर है, ये क्या है ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, एक कैपिलरी वाटर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस ग्राफ को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि आपकी बुकों में दूसरे तरह का ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ को समझ लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा चीज़ क्लियर होने वाली है। नंबर ऑफ टॉपिक्स, देखिए ये अभी जो ग्राफ्स बना रहा था वही है, लिखाया है, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं। देखिए ये सब हमारा टाइम है। मान लीजिए बेस पीरियड है, बेस पीरियड क्या होता है अभी बताया था टर्मिनोलॉजी में। ओके, सॉरी अभी टर्मिनोलॉजी नहीं बताया, अभी बताएंगे बेस पीरियड क्या होता है। सब चीज़ें क्लियर होंगी, बस कंटिन्यूटी बना रहेगी। ये क्या हमारा, मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए मृदा में जो जल है, मिट्टी में जल, उसके बारे में बात करें, जो फसलों के लिए उपयोगी है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक वही मृदा में जल भरा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर लेवल हो गया, और ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा कैपिलरी वाटर, मतलब केसकी जल, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, और ग्रेविटी वाटर गुरुत्व जल। अभी इसकी परिभाषा देखिए, मृदा में जो जल होता है, मान लीजिए मिट्टी में कोई जल भरा है, तो उस ये जो ग्रेविटी वाटर होता है डियर, वो जो ग्रेविटी वाटर होता है वो मृदा के रंध्रों से, कणों से क्या होता है, ऐसे फ्लो होते होते निकल जाता है, मतलब ये स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल है। ये किसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल वाटर भी कह सकते हैं, अनस्टेबल वाटर भी कह सकते हैं। वहीं ये बात कीजिए जो इतने लेवल पे वाटर है, ये क्या होता है, ये केसकी जल होता है, जो कि क्या होता है, पौधों और फसलों के लिए उपयोगी होता है। मतलब मृदा में जो जल है, जो केसकी इतने लेवल पे जल भरा है, वो उपयोगी जल होता है, वो स्टेबल जल होता है, मतलब कि उसी से केसका क्रिया द्वारा फसलें कि अपनी जड़ों द्वारा पानी लेती हैं। तो ये सब होता है इतना से इतना लेवल तक। ओके, तो ये हमारा कैपिलरी वाटर हो गया। लेकिन यहीं से जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये जल क्या होता है, ये जल काम का नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, ये जल फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए काम के नहीं होता। पहला जल तो ये होता है, ये फ्लो होकर के अंडर फ्लो क्या होता है, स्लोप कारण, गुरुत्व प्रवाह के कारण ये हमारा फ्लो होकर निकल जाता है ग्रेविटी वाटर। वहीं ये जो केसकी जल होता है वो अवेलेबल वाटर होता है, वो क्या होता है कि यही पानी फसलों के लिए जरूरी होता है और यही काम में आता है। तो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वो वाटर होता है जो कि क्या होता है हमारा मृदा के कणों में क्या होता है, लिपटा रहता है मृदा के कणों में। लेकिन ये क्या होता है कि ये फसलों वगैरह के लिए उपयोगी नहीं होता। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, नोट्स में सब अच्छे से लिखा है,
इसको थोड़ा डिटेलिंग करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो हमारा है ये मेन है, इसको थोड़ा डिटेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अब देखिए ये हमारा कैपिलरी वाटर है, इसका जो एरिया है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो हमारा जो लाइन है ये क्या है, सेफ लाइन है। टाइम ये क्या है हमारा सेफ लाइन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई पौधा है क्या है, ये कोई पौधा है, उसमें क्या हो गया, पानी है, इस यहाँ तक लेवल तक पानी है, मतलब ये पौधा ठीक ठाक है, फसल ठीक ठाक है। लेकिन उसमें जब क्या होगा, पानी की कमी होने लगी, कि आप देखने का प्रयास कीजिएगा, पानी की कमी होने लगी कि यहाँ से उसका लेवल गिरने लगेगा, पानी कमी होने लगी, पानी क्या होगा, इसे बोलते हैं टेम्परेरी मिल्टिंग। जब इस लाइन पे आ जाएगा, इस जोन में आ जाएगा तो टेम्परेरी मिल्टिंग। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई फसल है, कोई पेड़ पौधा है, क्या होता है जब वाष्पन दर तेज हो जाती है, सूर्य का प्रकाश, पानी की कमी हो जाती है समझिए, तो वो मुरझाने लगता है। मतलब कि एक निश्चित थोड़ी पानी की जब मात्रा कमी होगी, जो कि इसकी जल में कमी होगी, तो वो क्या होगा, टेम्परेरी मिल्टिंग होगा, मतलब थोड़ा बहुत मुरझा जाएगा। लेकिन वही पानी अगर हम दे दें तुरंत तो पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन वही पानी की कमी होते होते अगर और वाष्पन दर तेज रहती है, वो पानी भी नहीं देते फसल को, तो वो इस लेवल पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, वो इस लेवल पे पहुंच जाता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, जो हमारा क्या हो जाता है कि परमानेंट क्या होता है, विल्टिंग हो जाता है। विल्टिंग मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये होता है मुरझाना, मलनांक बोलते हैं इसे, मुरझाना यहाँ लिखा है, आप इस सब नोट्स में लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुन लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ तक है मतलब पौधा का लेवल जो पानी है उसमें यहाँ तक है, तो वो मुरझाएगा नहीं, पानी फिर से दे दीजिए, आराम से हो जाएगा। अब कभी देखे होंगे गर्मियों में फसलों को देखे होंगे कि क्या होती है, धूप वगैरह निकली रहती है तो पेड़ मुरझा जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि जब जब शाम ढलने लगती है, तो दोपहर हो जाती है, दोपहर खत्म हो जाती है, उसके बाद पौधा फिर हरा भरा होने लगता है। तो वही सिस्टम होता है उसमें, मतलब वो नमी फिर ले लेता है। तो वही टेम्परेरी मिल्टिंग और ये सब लिखा है नोट्स में, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैपिलरी वाटर क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब कैपिलरी क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर से पहुँच जाता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अपर लेवल पर, तो वो हमारा क्या होता है, मुरझा जाता है पौधा पूर्ण रूप से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डियर। आप इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इस ग्राफ से भी। ये जो ग्राफ है, ये जो हमारा डायग्राम है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, यही आपका बुक में होगा। आप बुक में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, उसमें जो मैंने बताया था आपको, मेल्टिंग वगैरह के बारे में बता दिया था। मुरझाना क्या होता है, मलनांक, ये सब होता है। स्वतंत्र जल क्या होता है, गुरुत्व जल वो जल होता है जो मृदा के कणों से गुरुत्व प्रवाह के कारण बहकर निकल जाता है, ये सब होता है। ये हमारा उपलब्ध जल होता है। यहाँ स्वतंत्र जल मतलब ये स्थिर नहीं रहता, ये उपलब्ध जल होता है जो कि फसलों के लिए उपयोगी होता है। मल्लांक वगैरह इसमें गलनांक लिखा है। तो ये सब हो गया उपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल होता है आर्द्रता ग्राही लेवल पे। तो इसको तभी मैंने समझाया था, इसको भी समझ सकते हैं। और इनकी परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी डियर। ओके, अब क्या करते हैं, कुछ और टॉपिक है। अब मेन चीज़ देखिए, सॉइल वाटर हो गया। क्या हो गया, सॉइल वाटर हो गया। आपके सभी टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे यार, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका एकदम सही तरीके से होगा। सॉइल क्रॉप्स एंड क्रॉप्स वाटर रिलेशनशिप ड्यूटी डेल्टा, ये क्या था, इसको समझने से पहले थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। क्या समझाते थे, टर्म यूज्ड इन इरिगेशन, या टर्मिनोलॉजी समझ सकते हैं। जैसे कि जीसीए क्या होता है, सीसीए, जैसे कि इसके पहले वाला कोई लेक्चर देखा होगा तो उसको सब समझ में आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक क्या है, आप देख सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इरिगेशन, मतलब सिंचाई में प्रयुक्त शब्दावली। एक क्रॉप पीरियड होता है, एक बेस, देखिए जो सॉरी क्रॉप मतलब प्रकार नहीं है इसके, मतलब जो भी शब्द यूज होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और काफ़ी नॉलेजेबल है, समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। नोट्स में थोड़ा राइटिंग खराब है, लेकिन मेरे बातों को सुनेंगे और नोट्स को एक बार आराम से पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। नोट्स कहाँ मिलेगी, नोट्स मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, #द इंजीनियर्स अड्डा 365 करके। आपको या तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे ही चले जाइए, अबाउट सेशन में, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए टर्म में समझते हैं, पहले टर्म कुछ समझते हैं। टर्मिनोलॉजी को, मतलब कि सिंचाई में महत्वपूर्ण जो भी शब्द यूज होते हैं, जो भी वर्ड यूज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि टर्म यूज्ड इन इरिगेशन, या समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्म, जो भी शब्द यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि क्या होता है फसल काल, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड इंग्लिश में, तो इसको आप समझिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों समझिएगा। फसल काल क्या होता है कि बीज क्या होता है, फसल के बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के समय को फसल काल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। क्या होता है, सिंपल सी बात है, फसल बोने से लेकर के, बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक का समय आपको दिखा देते हैं, एक ग्राफ दिखा देते हैं, इसके समझिए। ये क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है,
ये मान लीजिए एक सिंपल सी मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं, इसमें समझते हैं। मान लीजिए खेत है आपका, आप खेत की बात समझिएगा अच्छे से कि जब हम क्या करते हैं पहले उसकी सिंचाई करते हैं, थोड़ा क्योंकि नमी आ जाए मृदा में, मिट्टी में कुछ नमी आ जाए, सॉइल में हमारी कुछ मॉइस्चर हो जाए, जिसके बाद हम क्या करते हैं कुछ टाइम बाद क्या होते हैं खेत में बीज की बुआई कर देते हैं। एकदम आपको साफ क्लियर एकदम दिख रहा होगा कि कुछ टाइम बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ बीज की बुआई कर देते हैं, मतलब इसमें कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम बाद बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद बीज बुआई से लेकर आप समझ सकते हैं यहाँ तक फसल काटने तक का समय जो होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। जी हाँ गाइस, क्रॉप पीरियड का है मतलब कि बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक का समय हमारा क्रॉप पीरियड कहलाता है। इस ग्राफ के समझ सकते हैं, ग्राफ उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब सबसे पहले पानी देते हैं मृदा में नमीकरण, फिर बीज बोते हैं, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का जो समय होता है वो हमारा क्रॉप पीरियड होता है। वहीं वहीं बात करते हैं बेस पीरियड की। बेस पीरियड क्या होता है, आधार काल जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये लिखा है। बेस पीरियड की बात कर लेते हैं, बेस पीरियड क्या होता है। तो बेस पीरियड की समझते हैं आप, क्या होता है कि फर्स्ट वाटर एंड लास्ट वाटर। आप समझते हैं कि जब हम क्या देते हैं कि जब हमारा खेत में जब पहले जो पानी लगाते हैं, जब खेत में क्या आते हैं जो पहली सिंचाई करते हैं, उससे वहाँ से लेकर के वहाँ से जो टाइम होता है उससे लेकर के हम लास्ट जब उस खेत में पानी देते हैं लास्ट तक का जो समय होता है वही हमारा जो ड्यूरेशन होता है वही हमारा क्या होता है बेस पीरियड होता है। आप जानते हैं खेत में पहले पानी देते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं नमी आती है, बुआई होती है, बुआई होने के बाद कुछ 2-3 पानी और देते हैं, जैसे प्रकार की मृदा रहे 2 पानी 3 पानी 5 पानी, मतलब 5 बार वाटन सिंचाई करते हैं। तो जितनी बार मतलब जिस प्रकार की हमारी क्रॉप रहे, फसल रहे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पानी देते हैं, मान लीजिए इसमें पानी दिए हमने, सिंचाई की, उसकी वाटरिंग की, इरिगेशन किया, उसके बाद लास्ट में जब इरिगेशन करते हैं उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगता है, टाइम लगता है, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा बेस पीरियड हो जाता है, आधार काल हो जाता है। और ये सब समझ सकते हैं, इस ग्राफ से अच्छे समझ सकते हैं। बाकी यहाँ तो साफ साफ लिखा है, एकदम साफ इजीली मेंशन है कि क्रॉप पीरियड जो हमारे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इरिगेशन है, सिंचाई में प्रयुक्त शब्दावली क्या है, क्रॉप पीरियड होता है, एक फसल काल होता है, एक बेस पीरियड होता है, आधार काल। खेतों में बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक का समय जो होता है फसल काल कहलाता है। वह देखिए टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत स्पीडली चलेंगे। फसलों की पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक का जो समय होता है वो हमारा बेस पीरियड होता है। साफ साफ लिखा है, इसके थ्रू समझ सकते हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं। समानता जो क्रॉप पीरियड होता है बेस पीरियड से थोड़ा ज़्यादा होता है। यह बात फसलों पर भी निर्भर करती है, ऐसी बात एकदम सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, क्या है पलेवा सिंचाई, मतलब कि पलेवा इंजीनियरिंग। तो क्या होता है बीज बोने से पहले खेत की सिंचाई करते हैं, जिससे देखिए आपको बताया था ना कि बीज बोने से पहले, मान लीजिए बीज बोने से पहले हम क्या क्या करते हैं खेतों में सिंचाई करते हैं, खेतों में क्या करते हैं सिंचाई करते हैं, वही हमारी सिंचाई क्या पलेवा सिंचाई कहलाती है। आप यदि गांव से हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आप लिखा है पढ़ सकते हैं कि बीज बोने से पहले खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे हम खेतों में नमी आ जा सके, यही सिंचाई ही पलेवा सिंचाई कहलाती है। ओके, वही बात करते हैं कोर पीरियड की। तो बीज बोने के बाद का समय, बीज बोने के कोर पीरियड क्या है, बीज बोने के बाद का वह समय जिसमें पौधे विशेष देखभाल करनी पड़ती है। कोर पीरियड क्या है, एक टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है कि जिसमें क्या होता है बीजों की फसलों की जो है तो ये शुरुआती तौर पे जो हमारा बीज होता है वो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जब बच्चा छोटा सा रहता है तो उसकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है ज़्यादा। वही बड़ा बच्चा हो जाता है तो खुद दूसरों की केयर करने लगता है, ये करने लगता है, वो करने लगता है। तो ये बात है, वहीं वहीं सेम बात क्या है हमारे साथ, सेम बात उसके साथ है हमारे फसलों के साथ कि बीज बोने के बाद वह समय जिसमें पौधे को विशेष रूप से देखभाल करनी होती है, अधिक पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, यहाँ साफ साफ लिखा है कोर पीरियड कहलाता है। कोर पीरियड को समझ लीजिए। कोर डेप्थ क्या होता है, कोर पीरियड के दौरान फसलों की जितना पानी की दिया जाता है, देखिए आप फसल है, फसल बोए हैं, कोर पीरियड के दौरान मान लीजिए 2 से 3, जनरली 2 से 3 हफ्ता होता है, इसको एक समझ सकते हैं। जनरली ये फसलों पर डिपेंड करता है, तो 2 से 3 सप्ताह होता है कोर पीरियड हमारा। तो ये सब हो गया हमारा। तो पानी की जो डेप्थ होती है कोर पीरियड के दौरान, मतलब 2 से 3 हफ्ते के दौरान जितना जितना पानी दिया गया, मान लीजिए एक बार 10 सेंटीमीटर का, एक 20 सेंटीमीटर, जितना जितना पानी दिया गया है उसकी टोटल डेप्थ जो हो जाती है हमारी, वही टोटल डेप्थ जो हो जाती है वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी कोर डेप्थ कहलाती है। तो आई होप कोर डेप्थ भी क्लियर हो रहा होगा। डेल्टा क्या है, पूरे पूरे बेस पीरियड क्या है, डेल्टा, डेल्टा समझिएगा। डेल्टा क्या, पूरे बेस पीरियड मतलब कि आधार काल के दौरान सिंचाई के लिए टोटल जितना पानी भरा गया है वही हमारा डेल्टा कहलाता है। बेस पीरियड अभी आपको समझाया कि पहली सिंचाई से लेकर लास्ट सिंचाई तक जो काल होता है वो बेस पीरियड होता है। और इसमें क्या है कि जितना टोटल पानी भरा जाता है वो हमारा क्या होता है उस बेस पीरियड के दौरान, वही डेल्टा कहलाता है। डेल्टा हो गया, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब क्या समझते हैं ओवरलैपिंग पीरियड, मतलब परस्पर व्यापी
काल। ओवरलैपिंग पीरियड को समझते हैं, ये क्या होता है गाइस, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मतलब जब कोई फसल खड़ी रहती है, जब कोई फसल खड़ी रहती है और उसी समय उस क्षेत्र में दूसरी फसल लगा दी जाती है जिसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह क्या होती है उसमें जिसमें फसलें एक साथ रहती हैं, ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है। उस समय क्या होता है, मान लीजिए अभी कोई फसल बोए हैं, मान लीजिए सरसों बोए हैं, उसी के साथ क्या मटर बो दिए, तो उसके कुछ मतलब उसी के साथ नहीं, कुछ टाइम बाद मान लीजिए सरसों बोए हैं, सपोज दैट सरसों बोए हैं तो उसके कुछ दिन बाद उसमें मटर बो दिए, तो वो जो उसके बीच का जो टाइम होगा जिसमें वो दोनों साथ रहेंगी फसलें, मान लीजिए सरसों पक जाएगी तो काट लेंगे, या तो गेहूं के साथ सरसों बोए हैं, गेहूं के साथ सरसों। किसानी अगर करते हैं, गांव से हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सिंचाई इंजीनियरिंग। बाकी यदि आप विलेज से नहीं तो भी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए क्या होता है कि जो हमारा फसल होता है उसमें मान लीजिए आपने गेहूँ लगाया, गेहूँ के साथ आपने क्या हुआ सरसों बो दिया, तो देखिए क्या होता है कि सरसों जल्दी कट जाती है। तो वही वही बात करते हैं, जब जो जिसमें दोनों फसलें एक साथ रहती है, जिसमें दोनों फसलें एक साथ रहती है, वही हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है। वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। देखिए अब जो टर्म यूज होंगे GCA, CCA और इरीग्रेटेड एरिया आईए, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, आज देखिए जो GCA होता है मतलब कि ग्रॉस कमांडेड एरिया, सकल या सेच नहरी क्षेत्रफल, ये होता है हमारा ग्रॉस मतलब टोटल होता है, टोटल मतलब सकल, सकल मतलब पूरा। ओके, तो ग्रॉस का अर्थ भी समझ लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP वगैरह में सकल यूज होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रॉस का मतलब टोटल। तो किसी नहर के सिंचाई, देखिए हम आपको बात समझ आते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर, ये मान लीजिए ये क्या है, या इधर कोई नहर गई है, इधर कोई नहर गई है, तो इसके द्वारा मान लीजिए इसके द्वारा इसके कंट्रोल में, इसके नियंत्रण में जितना क्षेत्रफल है सिंचाई के लिए, वो क्या होता है हमारा टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, GCA होता है। और ये बात कीजिए, मान लीजिए इधर पूरा खेत वगैरह है इधर, तो इसमें बीच में घर वगैरह नहीं बने होंगे, कुछ और चीज़ें नहीं होंगी क्या, इसमें सभी में खेती होगी। तो GCA में बात को ध्यान रखना है कि मान लीजिए नहर है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल जो क्या होता है नियंत्रण में रहता है इस नहर के, इससे द्वारा सिंचाई होगी, इतना क्षेत्रफल इसी सकती, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली बात करते हैं, इसमें हमारा सब कुछ शामिल होता है इसमें, मतलब कि इरीगेटेड एरिया क्या कहते हैं, सिंचाई की जैसे फसलें वगैरह हैं, पेड़ पौधे, उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, घर मकान, वो भी शामिल होता है हमारे GCA में। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ लिखा साफ साफ शब्दों में है कि GCA क्या होता है, ग्रॉस कमांडेड एरिया, किसी नहर के द्वारा सिंचाई तो जो क्षेत्रफल नियंत्रण में होता है, जिम्मे में होता है, वही हमारा GCA ग्रॉस कमांडेड एरिया कहलाता है। बात करते हैं अपने क्या होता है GCA के बारे में पढ़ चुके हैं, तो CCA क्या होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि सेच क्षेत्रफल। GCA का वह वास्तविक क्षेत्र जिसमें सिंचाई की जाती है CCA कहलाता है। CCA बराबर होता है GCA माइनस नॉन कल्चरेबल एरिया। मतलब कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था, रुकिए थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, कि बताया था कोई नहर है, क्या है बच्चे, कोई नहर है इधर से, तो इसका मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए इसके नियंत्रण में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, कुछ भी क्षेत्रफल हो, तो उस क्षेत्रफल में क्या होगा, यहाँ घर भी बना होगा, यहाँ कुछ ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे क्या होगी कि हमारी सिंचाई मतलब खेती नहीं होती होगी, लेकिन तो वो पूरा GCA हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। लेकिन वही बात करते हैं, जब मान लीजिए नहर है, तो नहर के चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ खेत तो रहेगा नहीं, लेकिन खेत की केवल सिंचाई करने के लिए जितना क्षेत्रफल नहर की जिम्मेदारी होगी, नहर के नियंत्रण में होगा। इसमें मतलब कि नॉन कल्चरेबल एरिया, जैसे कि घर वगैरह जैसा बताया था, घर वगैरह जो भी रहेगा जिसमें क्या होगी, खेती नहीं होती होगी, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि CCA बराबर लिखा है दोस्त, आप पढ़ सकते हैं कि GCA मतलब ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस नॉन कल्चरेबल एरिया, मतलब जहाँ सिंचाई क्या कहते हैं, जहाँ खेती ना की जा रही हो, तो वही हमारा होता है CCA क्या होता है, हमेशा GCA से कम ही होता है। तो ये बात कर लेते हैं इरीगेटेड एरिया की, मतलब सिंचित क्षेत्रफल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि CCA इस नहर कितना CCA है, तो क्या चारों तरफ पानी ही पानी दिखे, यदि आपके अभी चारों तरफ पानी ही पानी दिखे खेत वगैरह में, तो क्या अच्छा रहेगा, ये बताइए आप। तो बात कर लेते हैं CCA की। CCA को वह भाग जिस पर वास्तव में सिंचाई की जाती है। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि CCA का वह भाग जिसमें वास्तव में सिंचाई की जाती है सिंचित क्षेत्रफल कहलाता है, जाहिर सी बात है। और CCA इरीगेटेड सिंचित क्षेत्रफल ये होता है जिसमें वास्तव में सिंचाई की जाती है। तो ये सब समझ लीजिए। आई होप तीनों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी सब चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं। आई होप आपको सबको समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें
वही चीज़ लिखा है। यहाँ क्रिस क्षेत्रफल की अच्छे से परिभाषा दी गई है दोस्तों, कि नहर द्वारा वास्तव में जो क्षेत्र सींचा जा सके, क्रिस मतलब कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहलाता है, जो कि बराबर है क्रिस क्षेत्रफल बराबर नहरी क्षेत्रफल माइनस अक्रिस क्षेत्रफल, मतलब कि जो सींचा ना सके, जिसमें कृषि ना होती हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर कर अभी तक सभी चीज़ों को समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी जो भी टर्म यूज होते हैं। लेकिन अब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेप्थ, बेस पीरियड, ये सब चीज़ें आपको समझना है। इसका जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझ लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो ड्यूटी मान लीजिए डी क्या है, ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक में मापा जाता है। ड्यूटी क्या होता है आपको सब समझा दिया हूँ, सभी टर्मिनोलॉजी। और बेस क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, डेज में लेते हैं। और डेप्थ क्या आप वाटर मीटर में लेंगे। ओके, मान लीजिए कोई खेत है, मान लीजिए कोई सिंपल से मान लीजिए, आप इसको फिर से मान लीजिए कोई खेत है, इसमें क्या है, कुछ गहराई तक ऐसे मान लीजिए पानी भरा है, कुछ गहराई तक पानी भरा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। हाँ, कुछ गहराई तक पानी भरा है। ओके, क्लियर है, कुछ गहराई तक पानी भरा है, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा। तो आप क्या समझते हैं इससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, इस खेत में पानी कितना होगा, पानी निकाल सकते हैं आप, कैसे होगा, उसका पूरा एरिया इंटू उसका क्या हाइट, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वी क्या होता है, ए इंटू एच, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू उसकी हाइट। तो हाइट क्या है, डेल एल, मतलब कि हाइट क्या है कि डेप्थ ऑफ वाटर है, जो मतलब डेल्टा है। डेल्टा क्या है, हाइट है कितना, कि डेप्थ जो बेस पीरियड में पानी भरा है, ये सब बेस पीरियड वगैरह जो डेल्टा वगैरह सब आपको समझाया हूँ। तो पीरियड में कितना पानी भरा है, मतलब बेस पीरियड में कितना पानी जाएगा, डी क्या है उसका क्या है, डी आप समझते हैं ना, क्या है उसका क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर हेक्टेयर क्यूबिक में। ड्यूटी ऑफ वाटर मतलब पानी का जो ड्यूटी है वो क्या होता है, ड्यूटी वगैरह सब जानते हैं। तो ये क्या होगा, ए डी इंटू एच एच डेल्टा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए डेल्टा क्या है हमारा मीटर में है, डेल्टा क्या है मीटर में, लेकिन डी जो है हेक्टेयर पर, मतलब ये एरिया है। और आपको बताया हूँ कि एक एक क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है हमारा 10⁴ स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा 10⁴ क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ें ये क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा, तो इसको आप समझ सकते हैं कितना हो गया। और टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर कितना डिस्चार्ज होगा, जो इसमें जो खेत में गया है, आप समझ सकते हैं जितना पानी गया है उतना ही तो डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज को क्या समझते हैं आप, डिस्चार्ज क्या समझते हैं, मान लीजिए 1 क्यूबिक का डिस्चार्ज हो रहा है, क्यूबिक का 1 मीटर क्यूब का। ओके, तो बी दिन, मान लीजिए बी क्या है हमारा बेस पीरियड है, मतलब जब तक पानी बहा है और कितने दिन बहा है, बी मतलब डेज मतलब दिनों में 2 दिन 4 दिन, बेस पीरियड हम समझ सकते हैं 120 दिन 90 दिन, जितना भी पानी दिन बहा है वो समझ सकते हैं, बी हो गया। और डी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक दिन का कितना होता है एक दिन कितने सेकंड, 24 × 60 × 60, 24 से हमारा मिनट में आया, मतलब घंटे से मिनट में, मिनट से हमारा किस में आया, सेकेंड में। तो ये हमारा हो गया पूरा सेकेंड में हमारा क्या हो गया, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया। तो टोटल डिस्चार्ज आप जानते हैं, टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो होगा इसमें, मतलब जो वाटर डिस्चार्ज हो उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो सिंपल सा दोनों बराबर रख देते हैं। और यहाँ एक रिलेशन निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू इतना, और डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴। तो यहाँ से निकालेंगे डी डेल्टा निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं बी इंटू डी क्या होता है, बी इंटू इतना निकाल के करेंगे तो सिंपल सा आपका जो रिलेशन आता है, ठीक है, यही रिलेशन आपके काम आता है, यही रिलेशन आपके काम आता है। क्या रिलेशन है कि डेल्टा बराबर, डेल्टा आप समझते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर हमारा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा कि डेल्टा बराबर बी इंटू 8.645, सॉरी यहाँ लिखा आप सब समझ सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी जरूर इंक्रीज़ कर लीजिएगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है कि डेल्टा जो है हमारा, डेल्टा क्या है, अब गहराई है उसकी। ओके, तो बी इंटू बी क्या है सब यहाँ लिखा ऊपर, आप पढ़ सकते हैं, आपको समझाया भी हूँ। तो ये हो गया, तो ये रिलेशन आपका है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी है, इसको लगा लेते हैं। फसल के लिए आधार काल 60 दिन का है, वह खेत में कुल गहराई डेल्टा 40 सेंटीमीटर, तो पानी की ड्यूटी बताइए। सिंपल सा है। बी क्या है, बी आपको बताया था बेस पीरियड, डी है मतलब डेज है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 60 है, 40 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा बराबर सिंपल से जानते हैं आप क्या होता है, डेल्टा ड्यूटी निकालना है, और ड्यूटी किस में आएगी हमारे, हेक्टेयर पर क्यूबिक में आएगी। तो डी बराबर क्या होता है, जैसे डी बराबर क्या होता है 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा, और डेल्टा कितना दिया है 0.4 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो इसको जब कन्वर्ट करके करेंगे तो एकदम सिंपल सा है, या 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक आएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा डियर, कोई ज़्यादा
टफ नहीं है, सिंपल सा है। ओके, यही रिलेशन निकल कर आता है हमारा जो सॉल्यूशन है। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मतलब आते हैं क्वेश्चन, और रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, ड्यूटी को प्रभावित करने वाले, मतलब ड्यूटी किस किस कारण प्रभावित होती है उसको समझ लेते हैं। तो फसलों के प्रकार, अगर फसलों के प्रकार पर हमारी ड्यूटी निर्भर करती है कि फसल किस प्रकार की कितना पानी लेती है, तो इस पर निर्भर कर खेतों की मृदा, मिट्टी का प्रकार, मतलब मिट्टी मान लीजिए चिकनी मिट्टी है तो उसकी ड्यूटी ज़्यादा रहेगी। ड्यूटी क्या होती है, पर इकाई पानी द्वारा कितना सिंचित क्षेत्रफल है, वही ड्यूटी होता है कितना से। तो जो अगर मान लीजिए बलुई मिट्टी है तो क्या होगी, ज़्यादा पानी लेगी तो उसका ड्यूटी कम हो जाएगा। लेकिन चिकनी मिट्टी है और इसकी ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी। भौम जल स्तर की जो वाटर लेवल पे भी डिपेंड करता है। फसलों का आधार काल, उसका बेस पीरियड पे वर्षा, अगर मान लीजिए वर्षा हुई है उसकी ड्यूटी बढ़ जाती है। मान लीजिए बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई तो मिट्टी में नमी है ही नहीं, तो पानी देंगे तो उसकी ड्यूटी कम होगी। ड्यूटी समझते हैं, आई होप आप ड्यूटी को समझ गए होंगे, क्योंकि आगे हमने अच्छे समझाया, परिभाषा भी लिखी है। ओके, क्लियर हो रहा होगा, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, खेतों में सिंचाई की विधियों पर निर्मित करता है। मान लीजिए बहुत अभी खेतों की सिंचाई की विधियाँ पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है मौसम। मान लीजिए मौसम कैसा, गर्मी मौसम है, नमी है मौसम में, नमी रहेगी तो उसकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। खेतों की स्थल आकृति कैसी है उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख सकते हैं, नहीं तो इसको अगले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। सिंपल सा है और समझ सकते हैं आप। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत होती है, अभी नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं सिंचाई अभियांत्रिकी के। ये लास्ट लेक्चर रहा हमें फसलों की जलमांग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जो अगले वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।